नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो सेम इश्यूज फिर से रिपीट हो रहे हैं, जैसे यूक्रेन का इशू, हिजाब का इशू, ये सब हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। मतलब जितना आवश्यकता है उससे अधिक ही डिस्कस किया है, तो फिर से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक ये जो आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज से संबंधित, ये डिस्कस करेंगे और बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में स्टैटिक डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन फॉर इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए क्या फायदे क्या नुकसान है इस कंसेप्ट से, और आपको एक तरीका भी बताना है इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये कोट है, काफी बार आपने ये कोट गांधी जी का सुना भी होगा, नोबल गोल्स कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू नोबल मीन्स। फेमस एग्जाम्पल है चोरा चोरी की घटना। गांधी जी ने उस समय कहा था, तरीका अगर गलत है ना तो फिर गोल को अच्छे ढंग से आप नहीं अचीव कर सकते। अगर आपको नोबल गोल को अचीव करना है ना, तरीका भी आपका सही होना चाहिए था। चोरा चोरी घटना में चूंकि वायलेंस हुआ था, तो गांधी जी ने कहा था वायलेंस की सहायता से आप नोबल गोल अचीव नहीं कर सकते, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। ये कोट आप लिख सकते हो ऐसे में, डिप्लोमेसी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको कुछ लिखना हो, या फिर एथिक्स के पेपर में, ऐसे में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन सबको आपको जस्टिफाई करना हो। कोई मोरल डायलेमा हो जहां पे एक तरफ ऑनेस्टी हो, एक तरफ कुछ और हो, तो वहां पर आप इस कोट की सहायता से अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आईपीसीसी की 6th असेसमेंट की 2nd रिपोर्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम आईपीसीसी के थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित साइंस को असेस करती है। इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। प्री में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसके द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया? WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलके इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया। देखो, ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो साइंटिफिक रिसर्च है ना, उसको इकट्ठा करके उससे कुछ लॉजिकल कंक्लूजन निकालती है, कुछ असेसमेंट निकालती है, और उस असेसमेंट को प्रेजेंट किया जाता है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, इस बॉडी के द्वारा, ताकि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो रेलेवेंट डिसीजन ले सकें क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। तो अगर यूपीएससी पूछे क्या ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज खुद रिसर्च करता है? नहीं, ऑलरेडी जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है ना, उनको असेस करता है, उनको इकट्ठा करके कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकालती है ये आईपीसीसी। तो 5 असेसमेंट्स इस आईपीसीसी बॉडी के द्वारा की जा चुकी हैं। अभी 6ठी असेसमेंट की जा रही है। 6ठी असेसमेंट की 2nd रिपोर्ट जारी की गई है। यही न्यूज है, तो कंटेक्स्ट आपको पता लग गया। देखो, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट की जो 2nd रिपोर्ट है वो ऐसे समय में आई है जब पूरे वर्ल्ड का जो ध्यान है ना वो यूक्रेन इशू पर है। ये रिपोर्ट बताती है क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या होगा, रिस्क क्या है, वल्नरेबिलिटीज क्या हैं, बहुत कुछ शामिल है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है आने वाले 20 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो वर्ल्ड बहुत सारे क्लाइमेट हैजार्ड्स फेस करेगा। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि देखो, वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे बारिश तो बहुत बारिश, सूखा तो बहुत सूखा, इसकी वजह से हो ये रहा है ह्यूमन बींग्स का देखो इस प्रकार से सिस्टम से अडेप्ट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब ये ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर है इस प्रकार के एक्सट्रीम वेदर से अपने आप को अडेप्ट करना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया, पिछले साल के नवंबर में हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में विभिन्न देशों ने जो टारगेट्स अपनाए ना, जैसे इंडिया ने टारगेट अपनाया 2070 आते आते हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेंगे। देखो, ये टारगेट काफी दूर है 2070 में। उसी प्रकार से चाइना जैसे देशों ने 2060 का टारगेट रखा है, कई सारे देशों ने 2050 का टारगेट रखा है। बट देखो, बात वही आ जाती है ना, इतने 30-40 सालों के, 50 सालों के टारगेट विभिन्न देशों के द्वारा रख दिए गए हैं, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। शॉर्ट टर्म टारगेट्स विभिन्न देशों को रखने चाहिए कि आने वाले 5 सालों में या फिर 10 सालों में वो क्या करने वाले हैं। इंडिया की जैसे हमने बात की
2070 का हमने टारगेट रखा है और 2030 का टारगेट हमने ये रखा है 2030 आते आते हमारे देश में जो एनर्जी कंज्यूम होगी ना, उसमें से 50% तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। लेकिन ये सारे टारगेट्स हेल्प नहीं करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने में। इस रिपोर्ट में देखो पहली बार रीजनल असेसमेंट पर भी फोकस किया गया है। साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया के संदर्भ में वेट बल्ब टेम्परेचर का जिक्र किया गया है। देखो इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में क्या कहा गया है, पहले इस वेट बल्ब टेम्परेचर का कंसेप्ट जान लीजिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल आसान शब्दों में हम वेट बल्ब टेम्परेचर का कंसेप्ट समझते हैं। देखो क्या आपने एक चीज नोटिस की है, कहीं कहीं पर तो किसी सिटी में आप गए होंगे, वहां पे तो आपको 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है। लेकिन किसी सिटी में आप गए होंगे, वहां पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अगर हो जाए तो वो अनबियरेबल लगता है। समझ रहे हो? मैं फिर से आसान भाषा में बोलता हूं, हॉट की जो डेफिनेशन है ना, वो हर एक जगह पे अलग अलग है। राजस्थान में अगर आप जाओगे तो 42 डिग्री सेल्सियस इज ओके, ठीक है, जबकि मुंबई में 42 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट हो गया। ऐसा क्यों? देखो आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, ड्राई हीट जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है एज कंपेरिजन टू ह्यूमिड हीट। मुंबई में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। डिफरेंस क्यों आ जाता है? पहले आप ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन बताइए। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी हो तो ह्यूमिडिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, मतलब एयर में वाटर वेपर की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है ह्यूमिडिटी। लेकिन ह्यूमिडिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यह होता है कि अभी एयर में जो वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है एज कंपेरिजन टू मैक्सिमम कितना हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज के दिन मुंबई में 1% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, इसका मतलब यह है एयर अगर 100 यूनिट वाटर वेपर संभाल सकती है ना, तो अभी तक उसने सिर्फ 1 यूनिट वाटर वेपर संभाला हुआ है। पोटेंशियल 100 यूनिट का है, अभी सिर्फ एयर में है 1% वाटर वेपर। ये सिंपल भाषा में है, समझ गए मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 4% ह्यूमिडिटी मतलब मैक्सिमम 100 यूनिट वाटर वेपर एयर कंटेन कर सकती है, लेकिन अभी कंटेन किए हुए हैं 4 यूनिट, सिर्फ 96 यूनिट का और स्कोप है। तो अब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट समझ गए। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर भी काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। ह्यूमन बींग्स को अगर गर्मी लगती है तो पसीना आता है। ये एक प्रकार से ह्यूमन बींग्स का इंटरनल मैकेनिज्म है अपने बॉडी को ठंडा रखने का, तभी तो स्किन से पसीना निकलता है ना, ताकि अंदर जो है बॉडी ठंडी रहे। लेकिन अगर मान लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 100%, यानी अब एयर में कोई स्कोप ही नहीं है एक्स्ट्रा वाटर वेपर के कंटेन करने का। जितना मैक्सिमम वाटर वेपर एयर कंटेन कर सकती थी मैक्सिमम कर लिया है, कोई स्कोप नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब किसी इंसान को पसीना आएगा यानी स्वेटिंग होगी, तो वो तो देखो इवोपोरेट ही नहीं होगी। पसीना आ गया लेकिन एयर में स्कोप ही नहीं है एक्स्ट्रा वाटर वेपर को कंटेन करने का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% है। तो इंसान के ऊपर जब पसीना आया है उसका क्या होगा? पसीना अगर इवापोरेट नहीं होगा तो फिर इंसान अंदर से कूल डाउन कैसे होगा? समझ रहे हो? यानी ऐसी सिचुएशन में तो जो ह्यूमिड हीट है ना, वो ना सिर्फ अनकंफर्टेबल है, अनप्लेजेंट है, बल्कि बहुत ज्यादा बॉडी के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि इंसान तो अपने आप को ठंडा ही नहीं रख सकेगा ना, पसीना जो है वो इवापोरेट ही नहीं हो रहा है। तो कंसेप्ट तो हमने पूरा जान लिया। अब डेफिनेशन देख लीजिए। वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड। ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है जब तक एयर को ठंडा किया जा सकता है बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू एयर, और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। समझ गए? तो ये डेफिनेशन है वेट बल्ब टेम्परेचर की। कंसेप्ट हमने डिटेल से डिस्कस किया। थ्योरेटिकली देखो, अगर वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तो ये हाईएस्ट पॉइंट है। मतलब ऐसी सिचुएशन में ह्यूमंस जो हैं वो अपना इंटरनल बॉडी हीट को लूज नहीं कर सकेंगे स्वेटिंग की सहायता से। तो ऐसी सिचुएशन में हीट स्ट्रोक आने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
तो कंसेप्ट जानने के बाद अब हम फिर से आते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में देखो एक स्टडी का हवाला दिया गया है और बोला गया है लखनऊ और पटना में वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो जल्द ही 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो नुकसान क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया, हीट स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर एमिशंस बढ़ते रहे तो भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद ये सिटीज रिस्क पर हैं। यहां पर वेट बल्ब टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ सकता है, तो खतरा काफी ज्यादा है। और अगर ऐसा होता है तो हीट वेव से होने वाली जो डेथ्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, प्रोडक्टिविटी काम करने की कम हो जाएगी। देखो विभिन्न देशों ने जो जो प्रोमिस किया है ना कि हम हमारा एमिशन इतना कम करेंगे, अगर वो सारी गवर्नमेंट्स अपना प्रोमिस पूरा भी कर देती है ना, तो भी इस शताब्दी के खत्म होने तक जो सी लेवल है ना 44 सेंटीमीटर से लेके 76 सेंटीमीटर के बीच में इंक्रीज होगा। और अगर एमिशन ज्यादा होता है और आइस शीट्स जैसा कि उम्मीद की जा रही है उससे जल्दी कोलैप्स होने लगती हैं, तो फिर सी लेवल जो है वो 2 मीटर तक इंक्रीज हो सकता है इस शताब्दी के खत्म होने तक। और सी लेवल जो है पानी में, समुद्र में पानी का जो लेवल है ना वो 5 मीटर तक इंक्रीज हो सकता है 2150 आने तक। इंडिया तो देखो वन ऑफ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से। अगर हम देखें तो सी लेवल राइज अगर होता है तो इंडिया पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस शताब्दी के मिडल में यानी 2050 आने तक 35 मिलियन लोग इंडिया में एनुअल कोस्टल फ्लडिंग को फेस कर सकते हैं। और इस शताब्दी के खत्म होने तक अगर एमिशन हाई रहता है तो 45 से लेकर 50 मिलियन जो लोग हैं वो कोस्टल फ्लडिंग को फेस करेंगे, यानी वो रिस्क में रहेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में एक बात ये बोली जाती है, एक्सपीरियंस देखो ये शो करता है कि विभिन्न देश जो हैं वो इकोनॉमिक कैलकुलेशन से ऊपर नहीं उठ पाते कि हम क्यों करें एमिशन कम, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की डिबेट में विभिन्न देश फंस जाते हैं। लेकिन अब इस प्रकार की डिबेट को छोड़ के विभिन्न देशों को रिस्क पहचानना होगा और उसी हिसाब से, जितना सीवियर रिस्क है ना उसी हिसाब से एक्शन लेने होंगे। इंडिया को भी अब एडेप्टेशन मेजर्स लेने होंगे। क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है, तो हम एडेप्टेशन मेजर जितना जल्दी लेंगे उतना ही हम क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से निपट सकेंगे। जरूरी है कि हम आने वाली जनरेशन्स के लिए पहले से तैयार रहें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साइमल्टेनियस इलेक्शंस यानी वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो अभी 5 राज्यों में इलेक्शंस चल रहे हैं, मतलब कुछ राज्यों में तो वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 10 मार्च को आएगा। लेकिन लोकसभा में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 2019 में। आगे भी देखो तमिलनाडु में इलेक्शंस अलग साल में कंडक्ट होंगे, राजस्थान में अलग साल में कंडक्ट होंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था ना, शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में 1967 तक लोकसभा और सभी राज्यों के जो इलेक्शंस हैं ना वो साथ साथ कंडक्ट होते थे। यानी एक ही समय में लोग जो हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए और स्टेट इलेक्शंस के लिए, दोनों इलेक्शंस के लिए एक ही समय में वोट कर सकते थे। बट आपको भी पता है 1967 के बाद क्या हुआ। कई सारे राज्यों में सरकारी 5 साल नहीं चल सकी, किसी में 2 साल चली, किसी में 3 साल चली। जबकि रूल ये है 5 साल से पहले अगर किसी राज्य में सरकार गिर गई और नई सरकार नहीं बन सकी तो फिर से इलेक्शंस होने होंगे। तो इस सिस्टम की वजह से ना जो पूरा पहले स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस सिंक्रोनाइज्ड हुआ करते थे ना, वो सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गया। अब तो आप देखो तो 5 साल में कहीं ना कहीं पर तो इलेक्शंस होते ही रहते हैं। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में साइमल्टेनियस पोल्स का आइडिया प्रपोज किया था। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1999 में इस आइडिया को एडवोकेट किया। लेकिन यह आइडिया फिर से सुर्खियों में आया जब 2014 के लोकसभा पोल से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस आइडिया को शामिल किया। और 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से इस आइडिया को फ्लोट किया। नीति आयोग ने जनवरी 2017 में एक वर्किंग पेपर भी तैयार किया इस इशू के ऊपर। लॉ कमीशन जो वर्किंग पेपर लेके आया ना अप्रैल 2018 में, इस वर्किंग पेपर में बोला गया 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें इस आइडिया को इंप्लीमेंट करना है।
फाइनल डिसीजन जो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर अभी तक नहीं लिया जा सका है सरकार के द्वारा। पहले हम प्लस की बात करते हैं, यानी क्या फायदे होंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन से। पैसों की बचत होगी। अभी देखो सभी स्टेट्स के अलग अलग इलेक्शन होते हैं और जनरल इलेक्शंस भी अलग होते हैं, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट हो जाता है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। अगर सभी इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट होंगे तो काफी सारे पैसों की बचत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है करप्शन, ब्लैक मनी जनरेशन का। इलेक्शन में बहुत सारा ब्लैक मनी आता है कैंपेनिंग के लिए। एक ही बार इलेक्शन होंगे तो ब्लैक मनी कम जनरेट होगा इलेक्शंस में कैंपेनिंग के लिए। उसके बाद पॉइंट आता है गवर्नेंस, एमसीसी। बार बार देखो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होती है, तो जो गवर्नेंस है वो बाधित होती है, जो प्रोजेक्ट्स है वो आगे नहीं जा पाते। तो ये भी एडवांटेज होगा अगर एक ही बार में सारे इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद पॉइंट आता है सोशल फैब्रिक का। इलेक्शंस जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, सोशल फैब्रिक को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश की जाती है। बार बार इलेक्शंस होते हैं तो समाज बढ़ता ही जाता है। एक बार इलेक्शंस होंगे, अगर प्रैक्टिकल हम बात करें तो एक ही बार कोशिश की जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इलेक्शंस जीतने के लिए समाज को बांटने की। उसकी 5 साल तक गवर्नेंस चलती रहेगी, समाज भी ठीक तरह से चलता रहेगा, तो यह भी फायदा होगा, सोशल फैब्रिक अच्छे से बना रहेगा। उसके बाद बारी आती है टीचर्स सिक्योरिटी फोर्सेस स्कीम। देखो जब भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं टीचर्स को रखा जाता है इलेक्शन ड्यूटी पे, डेपुटेशन पे, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी काम करती हैं इलेक्शन ड्यूटी में। तो ये भी जो काम है टीचर्स का या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो अपने मूल काम से भटक के इलेक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इससे भी नुकसान होता है। तो इसीलिए एक बार इलेक्शन होंगे तो टीचर्स को सिर्फ एक बार ड्यूटी देनी पड़ेगी और सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ एक बार ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये सारे हमने एडवांटेज डिस्कस किए जो साइमल्टेनियस इलेक्शन से हो सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो देखो यही है, वोटर अवेयरनेस। अगर स्टेट और सेंट्रल के इलेक्शंस एक साथ होंगे तो नेशनल इश्यूज ज्यादा हावी हो जाएंगे, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे लोकल इश्यूज पे। लोकल इश्यूज हावी होने चाहिए स्टेट इलेक्शंस में, वोटर को ज्यादा अवेयरनेस होगी नहीं तो सेम इश्यूज को ध्यान में रख के वोटर वोट देगा स्टेट इलेक्शंस में भी और सेंट्रल इलेक्शंस में भी। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी। अभी देखो गरीब लोगों के पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट का हथियार है। लेजिस्लेचर्स सिलेक्ट होने के बाद अगर कोई पर्सन एमपी या एमएलए बनता है तो सिलेक्ट होने के बाद 5 सालों तक जाता नहीं है जनता के बीच में। अगर बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जनता के बीच आती रहती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती रहती है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो इससे स्टेट गवर्नमेंट्स को काफी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में सरकार गिर जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे सभी स्टेट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही। तो फिर इसमें स्टेट्स की क्या गलती है? वहां पे तो सरकार नहीं गिरी ना, वहां पे तो सरकार को पूरा मौका देना चाहिए कि 5 साल वहां पे सरकार चले, लेकिन नहीं, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार गिर गई है, इसलिए सभी इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही। तो स्टेट्स को डिसएडवांटेज हो जाएगा इससे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो कंसेप्ट है वो भी चला जाएगा। उसके बाद पॉइंट आता है पर्सनैलिटी टाइप इलेक्शंस का। अगर देखो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो पूरा इलेक्शंस पर्सनैलिटी टाइप हो जाएगा। जैसे अभी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच इलेक्शंस पूरा का पूरा केंद्रित हो जाएगा। जो हमने पहले वाला पॉइंट डिस्कस किया उसके साथ आप इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हो। लोकल जो इश्यूज हैं वो हावी नहीं होंगे, पूरे 2 पर्सनैलिटीज पे पूरा इलेक्शन बेस हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है नो रूलिंग पार्टी। हाँ, चैलेंजेस भी बहुत हैं। देखो अभी कौन सी रूलिंग पार्टी ये मानेगी कि हमारा जो टर्म है उसे कम कर दिया जाए साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए? कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं मानेगी। लॉजिस्टिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अभी देखो सिक्योरिटी फोर्सेस इतने नहीं होते, इसीलिए फेसेस में हम इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। जैसे यूपी के इलेक्शंस 7 फेसेस में कंडक्ट करवाए गए थे। अगर सभी स्टेट्स के लोकसभा के साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे तो इतना हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सभी इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवा सकें। ए.वाई. कुरैशी जो पूर्व में इलेक्शन कमिश्नर थे वो कहते हैं कि देखो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो फायदा तो इससे काफी होगा, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस बनानी जरूरी है। ये बहुत मुश्किल है पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आना चाहिए ताकि इस इशू पर चर्चा की जा सके। साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर कंडक्ट होते हैं तो ये हमारे देश के हित में है, और इसके बाद स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के कंसेप्ट को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने प्रोज एंड कॉन्स दोनों जान लिए। अब लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जा सकता है, वन इंडिया वन इलेक्शन ये एक अच्छा बदलाव होगा अगर इसे इंप्लीमेंट सही ढंग से किया जाता है। एक फोकस्ड ग्रुप बनाया जा सकता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, थिंक टैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, ये सब लोग हों, ताकि इंप्लीमेंट करने से संबंधित जो डिटेल्स है ना उनको फाइनलाइज किया जा सके। जैसा हमने पहले डिस्कस किया
खास करके जो अपोजिशन की पार्टीज है ना, उनमें कंसर्न्स हैं वन इंडिया वन नेशन के आइडिया को, वन इंडिया वन इलेक्शन के आइडिया को लेके। तो उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित। अब लास्ट में थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं। अगर देखो मेंस में पूछ लिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप इन सारे फैक्टर्स का जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहले हैं ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। देखो नॉर्थ ईस्ट में जो टोपोग्राफी है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पहाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, आपने देखे होंगे तो, और एथनिक क्लैसेस भी होते रहते हैं ट्राइबल्स के बीच में। सोशो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा वीक है। उसके बाद सोशल फैक्टर की बात करें, ट्राइबल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है क्योंकि टेरेन डिफिकल्ट है, रोजगार की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जो कल्चर है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब काफ़ी सारे आइडेंटिटी के लोग रहते हैं, तो आपस में कल्चरल डिफरेंस है, उनको लेकर भी बहुत बार विवाद पैदा हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का इंसर्जेंट ग्रुप्स की आइडियोलॉजी के प्रति इंक्लिनेशन है, डेवलपमेंट डेफिसिट है, डेवलपमेंट का अभाव है, और अलग अलग रीजनल ग्रुप्स आपस में भी लड़ते रहते हैं पावर के लिए, डोमिनेंस के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ गवर्नेंस। देखो कहीं ना कहीं गवर्नेंस का भी लैक देखने को मिलता है वहाँ पे, क्योंकि अगर गवर्नेंस के फ्रूट्स नहीं पहुँचेंगे तो जाहिर तौर पर वहाँ पे रहने वाले कुछ लोग जो हैं वो सरकार से नाराज़ हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में यूथ को भड़काना आसान होता है। सरकार जो स्कीम्स चलाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता, और पॉलिसी ऑफ रॉबिन हुड जैसे कुछ लोगों ने लूट लिया, एक्सटोर्शन कर लिया, बाद में थोड़ा बहुत पैसा बांट लिया, तो लोकल लोगों में फिर वो क्रिमिनल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। पुअर सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स लोगों को अच्छे से नहीं मिली हैं। नेक्स्ट रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगता है, पाकिस्तान काफ़ी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को असिस्ट करता है। चाइना के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो कुछ ग्रुप्स जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इनको हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। नागालैंड में हमने देखा किस प्रकार से एक काफ़ी दुखद घटना हुई थी, 15-16 सिविलियंस की डेथ हो गई थी, जिसमें उसके बाद तो बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने को लेके। नेक्स्ट मीडिया सपोर्ट, बहुत बार देखो जो लोकल मीडिया चैनल्स हैं वो भी इंसर्जेंट ग्रुप्स का जो काज है ना उसको अपनी सिंपथी देते हैं, तो ग्राउंड पर उनके लिए सपोर्ट जनरेट हो जाती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी जो है वो कायम रहती है। तो ये सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हो जब आपको नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के बारे में लिखना हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।